वैदिक एज सिविलाइजेशन में जो राजा था वो अधिक से अधिक ताकतवर होने लगा, उसके पास अधिक से अधिक अथॉरिटी आने लगी। पर आगे चल के जब आप देखते हैं कि ये राजा और अथॉरिटेटिव होने लगता है, ये और ज़्यादा स्टेट्स के ऊपर कब्जा चाहता है, ये और ज़्यादा खुद को बड़ा बनाना चाहता है। इसी जगह से कॉन्सेप्ट आता है महाजनपदास का। तो महाजनपदास के बारे में आज हम जानेंगे और महाजनपदास में कौन खास रहा, कौन बड़ा हुआ, इसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके साथ साथ महाजनपदास के कंटेम्प्रेरी में साथ में ही रिलीजियस मूवमेंट भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हो चुका था। गौतम बुद्ध हो गए, वर्धमान महावीर हो गए, इनका भी एग्जिस्टेंस उसी दौरान था जब महाजनपदास ग्रो कर रहे थे। और साथ साथ में इनके एक और कंटेम्प्रेरी जो घटनाएं हो रही थी वो थी कि फॉरेन इन्वेजन भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हो गया था, चाहे वो पर्शियंस के हो, चाहे वो ग्रीक के हो। तो एक कंटेम्प्रेरी तरीके से हम इस टॉपिक को जानेंगे जिसमें महाजनपदास, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और थोड़े बहुत जो फॉरेन इन्वेडर्स जो इंडिया में उस समय मतलब आ ही रहे थे टुवर्ड्स द मोस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जब फॉरेनर्स इंडिया में आने ही लगे थे, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका इस चैनल वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के ऊपर। अगर आपको हमारा काम, हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे लगता है आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए ताकि हमें और एनर्जी मिले, हमें और अच्छा लगे, हम और मेहनत से और बेहतर तरीके से अपने काम को आपके सामने लेकर आएँ, आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आएँ। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, और चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब तो करना बनता है। महाजनपदास का जो डेवलपमेंट फेज़ था उसको ऑल्सो द सेकेंड फेज़ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। जो पहला था वो जाहिर सी बात है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात थी। सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज़ आता है विद द एडवेंट ऑफ महाजनपदास। और भारत में जो महाजनपदास का जो टाइम पीरियड है उस दौरान देखा गया है कि लगभग, या देखा गया है या रिकॉर्डेड है कि 16 महाजनपदास ओवरऑल हुए थे। हम इन्हीं 16 महाजनपदास के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इनके कंटेम्प्रेरी रहे गौतम बुद्ध, महावीर, ये किस तरह से दुनिया भर में इनका इम्पैक्ट हो रहा था, किस तरह से भारत में ये ग्रो कर रहे थे, किस तरह से जो इनका रिलीजियस कल्ट है ये भारत को एक नया दिशा और एक नया रास्ता देने की ओर आगे बढ़ रहा था। बहुत से राजा जो हैं वो किस तरह से बुद्धिज़्म के अंडर आते हैं, किस तरह से बुद्धिज़्म से वो प्रभावित होते हैं, इन्हीं टॉपिक्स को लेते हुए हम इस लेक्चर में आगे बढ़ने वाले हैं। अब इस रिलीजियस मूवमेंट के साथ साथ और महाजनपदास के ग्रोथ के साथ साथ उधर जो वेस्टर्न साइड है उधर पर्शियंस और ग्रीक भी डेवलप कर रहे थे। उनकी भी चाहते दुनिया को कब्ज़ा करने की काफ़ी बढ़ रही थी, तो वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। उनका भी जो अटैक है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा जाता है। तो इनको भी हम साथ साथ में थोड़ा बहुत इस ओवरऑल टॉपिक में जानेंगे अबाउट पर्शियन एंड ग्रीक्स। तो सबसे पहले हम महाजनपदास का ग्रोथ का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में समझ लेते हैं। महाजनपदास जब लेटर वैदिक पीरियड एंड हो रहा था अराउंड 600 BC, उसी दौरान महाजनपदास का ग्रोथ हो रहा था। ऐसे कि आप समझ सकते हैं कि राजाओं की जो अपेक्षा थी खुद से, समाज से, वो बढ़ रही थी, और वही अपेक्षाएं, वही राजा की चाहत मोर एंड मोर पावर की ओर, उसको अधिक से अधिक एरियाज़ कैप्चर करने के लिए, अधिक से अधिक जगहों को अपने अंडर एक्सेसिबल बनाने के लिए एक दूसरे में लड़ाई होता रहता था, और एक दूसरे के ऊपर मार काट वाला हिसाब जो है वो बिल्कुल एकदम कंटिन्यूसली ऑन रहता था। तो जब ये 16 महाजनपदास जो स्टार्टिंग में थे, बाद में इन 16 को भी घटा के 4 टॉप के महाजनपद बचते हैं। बाद में इन 4 में भी जो एक सबसे ताकतवर महाजनपद जो आखिरकार बचता था वो है मगध। महाजनपदास में हम यहाँ भी मोस्टली मगध के बारे में ही जानेंगे, और मगध ही इस महाजनपद वाला जो पीरियड है जो कि अराउंड 600 BC से 300 BC का एक मेन पार्ट बनाता है। बाकी जनपदास भी थे वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, काफ़ी छोटे हो जाते हैं, और बेसिकली सब्सिडियरी टू मगध एक टाइम के ऊपर बन जाते हैं। फिर मगध फिर हम महाजनपद से जब बाहर निकलते हैं तो महाजनपद से हमें बाहर निकालता है मौर्यन टाइम पीरियड। हिस्ट्री में जो मौर्य काल आता है वहाँ हम महाजनपद के बारे में पढ़ना रोकते हैं, क्योंकि जब मौर्य काल आता है तो मौर्य काल पूरा इंडिया का सब कॉन्टिनेंट जो है वो ऑलमोस्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करने में सफल रहता है। सदर्न इंडिया में हम बस सिर्फ उसके साथ संगम पीरियड को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और पढ़ेंगे ही। तो जो महाजनपदास का राइज़ हुआ वो अराउंड 600 BC हुआ, और अराउंड 300 BC मगध में जो मौर्य काल आया उसके साथ साथ हम महाजनपद के
अंडरस्टैंडिंग को वहाँ रोकते हैं, जो कि अराउंड 300 BC है, और वहाँ से मौर्य काल के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो महाजनपद का जो टाइम पीरियड है वो है अराउंड 600 BC, जहाँ से महाजनपद आज राइज हुए, वहाँ 16 थे। बाद में इनके बीच झगड़ा झंझट हुआ और एंड में बचते हैं 4। उनमें से भी जो एंड में जो बचता है वो है मगध, एज की सबसे ताकतवर राज्य के तौर पे उभरता है, सबसे ताकतवर महाजनपद के तौर पे उभरता है, और सबके ऊपर ये एक आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहता है। तो हम फ्रॉम 600 BCE टू अराउंड 300 BCE का जो टाइम पीरियड है वो महाजनपदास का टाइम पीरियड माना जाता है। अब ये जो महाजनपदास की जानकारी है ये हमें देता कौन है? तो ये एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसका नाम है अंगुत्तरय निकाय। ये हमें महाजनपदास, ऑल जो 16 महाजनपदास थी उनकी जानकारी देती हैं। ऑल्सो देर इज़ वन मोर लिटरेचर ऑफ जैनिज़्म एंड द नेम ऑफ द लिटरेचर इज़ भगवती सूत, और इस भगवती सूत के माध्यम से भी हमें 16 महाजनपदास के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। वैसे अंगुत्तरय निकाय और इस भगवती सूत के बीच जो 16 महाजनपदास हैं उनके नेम में थोड़े वेरिएशंस आपको मिलेंगे, थोड़ा नाम का हेरफेर है, बट ओवरऑल द इंफॉर्मेशन इज़ वेरी मैचेबल, वेरी मच द सेम। तो इसीलिए और ज़्यादा जो 16 महाजनपदास का हिस्ट्री है उसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस या और ज़्यादा क्रेडेंस मिलता है, और ज़्यादा उसकी उपस्थिति के ऊपर और ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मुहर लगती है, क्योंकि 2 अलग अलग धर्मों के किताबों ने उनका मेंशन किया है और प्रॉपर मेंशन किया है। इट इज़ जस्ट द वेरिएशन इन द नेम। तो इस तरह से हमें 16 महाजनपदास के बारे में जो हमारा ये लिटरेचर है ये हमें बताने में हेल्प करता है। तो एज़ की मोस्ट ऑफ द जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो मगध के अराउंड ही है, तो हम मगध के बारे में ही यहाँ भी जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि मगध का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसने किया और किस तरह से मगध सबसे ताकतवर महाजनपद के तौर पे उभरता है, ये भी हम थोड़े बहुत जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मगध एम्पायर है या जो मगध महाजनपद है इसके फाउंडर कौन हुए थे। सो इन द वेरी अर्ली पीरियड जो मगध का जो फाउंडर है या जिसके लीडरशिप में मगध जो है वो प्रोमिनेंस में आया, मगध का एक अपना वजूद आया, एक मगध का अपना पहचान बना, वो था अंडर बिंबिसार। बिंबिसार ही था जिसने हर्यंक डायनेस्टी की स्थापना की, यानी मगध का जो शुरुआती डायनेस्टी था जो अपना एक पहचान लेके स्थापित हुआ था वो था हर्यंक डायनेस्टी, एंड दिस डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बिंबिसार। फिर बिंबिसार का जो बेटा हुआ वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु और बिंबिसार ने मगध को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया और बहुत बड़े लेवल पे मगध का जो ताकत है वो फैलाया, बहुत सारे जो इसके अगल बगल के राज्य थे उनको जीता, और इस तरह से मगध को एक बेहद सेंटर ऑफ ग्रोथ बनाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट हाथ रहा था। फॉर स्टार्टिंग ये जो अपना राज्य चलाते थे मगध में, तो मगध में एक जगह है राजगीर, प्रेजेंट बिहार में ये जगह पड़ता है। तो राजगीर से ही अपना एम्पायर कंटिन्यू करते थे बिंबिसार और अजातशत्रु। बाद में अजातशत्रु का जो बेटा उदयन हुआ, उदयन ने जो अपना कैपिटल है फ्रॉम राजगीर से पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया। पाटलिपुत्रा इज़ बिलीव टू बी प्रेजेंट डे पटना। हर्यंक डायनेस्टी में एक और जो इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है वो ये कि जो इसका राजा अजातशत्रु जो था वो माना जाता है ही वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म, एज़ कि उसी के अंडर जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था वो भी होता है, एंड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट राजगीर। ठीक है, तो बुद्धिज़्म में हम इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तो इस तरह से ये हर्यंक डायनेस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मगध एंड इन द मेकिंग मगध एज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द महाजनपदास। अगर ये सारे टॉपिक्स आपको और डिटेल में चाहिए तो नीचे लिखिए, बताइए मुझे कि आपको और डिटेल में इन टॉपिक्स के बारे में जानना है। देन आई विल कंटिन्यू टू मेक द सेम टॉपिक बट विथ फार मोर डिटेलिंग एंड फार मोर एक्सप्लेनेशंस अराउंड द होल टॉपिक। बट इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर करें। एज़ वी आर टॉकिंग ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, तो इसमें हम बिंबिसार के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो बिंबिसार को माना जाता था कि गौतम बुद्ध का कंटेम्प्रेरी रहा था, और इसने मगध को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैरिड अलायंस भी अलग अलग राज्यों के साथ किए। अपने अगल बगल के जो और भी जनपद थे उनके साथ शादी के विवाह के संबंधों में ये आगे बढ़ा। इसका माना जाता है कि इसने प्रिंसेस ऑफ कोशल के साथ इसने विवाह किया, एंड ही ऑल्सो मैरिड द प्रिंसेसेस ऑफ लिच्छावी, माद्रा, जो कि इसको हेल्प करते हैं कि किस तरह से ये अपने राज्य है इसको और एक्सपैंड कर पाने में इसकी और मदद की।
ही ऑल्सो मैरिड द सिस्टर ऑफ किंग प्रसन्नजीत, जो कि काशी का राजा हुआ करता था, और बदले में और डाउरी में इसको काशी के कुछ हिस्से मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मगध को ये किस तरह से मैरिज के अलायंस में ये और बढ़ा पाने में सफल होता है। इसके दरबार में एक फिजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम जीवक था। कितनी बार बहुत से एग्जाम्स में इसके ऊपर सवाल बन सकता है, तो अगर कभी पूछे कि जीवक नाम का फिजिशियन किसके कोर्ट में था, तो ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार। ऑल्सो यू नीड टू नो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग हु हैड रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी, यानी ये भारत का पहला राजा हुआ जिसके पास हर वक्त एक सेना का जो टुकड़ी है वो किसी भी वॉर के लिए, किसी भी युद्ध के लिए हर वक्त तैयार खड़ी रहती थी। उसके बाद अब हम थोड़ा बहुत अजात शत्रु के बारे में जानते हैं। ये अराउंड 492 बीसी से 460 बीसी का इसका जो एज है वो रहा था अराउंड, क्योंकि एग्जैक्ट एज तो बोल पाना संभव नहीं है। वहीं अगर बिम्बिसार का जाने तो ये अराउंड 544 बीसी से 492 बीसी के आसपास बिम्बिसार का टाइम पीरियड रहा था। वहीं अजातशत्रु का टाइम पीरियड 492 बीसी से 460 बीसी तक, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ये परिवार भाई साहब था बड़ा खतरनाक। बाप को बेटा मार रहा, बेटा को बाप मार रहा, मतलब जो भी राजा बना वो अपने बाप को मार के ही ऑलमोस्ट इस वंश में राजा बना, ऐसा लगता है, क्योंकि बिम्बिसार को मार के अजातशत्रु राजा बनता है और अजातशत्रु का बेटा भी उसको मार के ही राजा बनता है, जो कि हम आगे तुरंत जानेंगे। अजातशत्रु एक बेहद ताकतवर राजा के तौर पे दुनिया के सामने आता है। इसने जितने भी पुराने अलायंस थे उस सब को तोड़ दिया। काशी के साथ जो अलायंस था वो तोड़ के इसने काशी के ऊपर हमला किया और काशी को मगध का हिस्सा बना लेता है। उसके बाद इन्होंने वज्जी कॉन्फेडरेशन यानी जो वज्जी रिपब्लिक था उसके ऊपर भी अजातशत्रु ने अटैक किया। ये काफ़ी लंबा युद्ध चलता है, पर आखिरकार अजातशत्रु की जीत इसमें भी हो जाती है। माना जाता है कि ये युद्ध 16 सालों तक कंटिन्यूअस लगातार किसी न किसी फॉर्म में दोनों के बीच होता रहा था, वज्जी कॉन्फेडरेसी और मगध के बीच। इन भाई साहब ने राजगीर में एक फोर्ट भी बनवाया था जिसका कि नाम जल दुर्ग रखा था, और ये पतली नाम का एक गांव है वहाँ पे, और ये जो गांव है ये गंगा नदी के किनारे पाया जाता है, यानी ये फोर्ट भी रिवर गंगा के किनारे था। अब अजातशत्रु का बेटा होता है उदयन। ऐसा माना जाता है कि उदयन ने भी अपने राज को प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु की हत्या की थी। उदयन वॉज द किंग हु ट्रांसफर्ड द वर्किंग और फिर कहिए कि कैपिटल सिटी ऑफ मगध फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। उदयन ने मगध का कैपिटल राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था अपने कार्यकाल के दौरान। हर्यंक डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी पावर में आती है वो थी शिशुनाग डायनेस्टी। इसमें मेनली 2 ही राजा हुए थे। एक था खुद शिशुनाग जिसने इस वंश की स्थापना की, और उसको फॉलो अप करता है काल अशोक। काल अशोक के बारे में यहाँ इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के अंडर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो बिहार में हुआ था, यानी उस समय के मगध में हुआ था। और ये जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था ये आज के वैशाली वाले एरिया में, यानी उस समय में भी वैशाली में ही हुआ था, और इट हैड हैपेंड इन द ईयर 383 बीसी। तो इसलिए शिशुनाग डायनेस्टी और उसके अंदर भी खासतौर पे काल अशोक थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद जो वंश प्रोमिनेंस या जो वंश इसको ओवरटेक करके आता है वो हो जाता है नंद वंश, यानी नंद डायनेस्टी। और जो इसके फाउंडर थे वो थे महापद्म नंद। तो महापद्म के बारे में आपको पुरानाज में भी जानकारी मिलेगी। पुरानाज में महापद्म को एकरत कहा गया है। एकरत यानी द सोल मोनार्क, इकलौता राजा। नंद वंश का जो आखिरी राजा हुआ उसका नाम था धनानंद। माना जाता है कि धनानंद को टॉपल करके, यानी धनानंद को हटा के मार के चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बनता है, और वहाँ से मौर्य वंश की स्थापना होती है, जो कि हम महाजनपदास के टॉपिक के आगे बढ़ के पढ़ते हैं। यानी उसके बाद हम उसको महाजनपदास जब हम ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद हम मौर्य वंश को देखना शुरू करेंगे, और ये अगले लेक्चर का हिस्सा बनेगा। बहुत अच्छे से इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम वापस अपने यहाँ के टॉपिक पे लौट के आते हैं। सो द नंद वंश, इसके बारे में एक बुक भी है, बुद्धिज़्म में लिखी हुई एक किताब भी है जिसका कि नाम है महाबोधि वंश। ये नंद वंश के बारे में काफ़ी जानकारी देता है, काफ़ी हमारे इन्फॉर्मेशन को इनरिच करता है। ऑल्सो देर इज़ प्लेस इन उड़ीसा कॉल्ड एज कलिंग। यहाँ भी एक हाथी गुफा नाम की जगह है। यहाँ पे भी जो महापद्म
के बारे में हमें जानकारी मिलती है और ये हमें इस तरह से बताता है कि ये एक बेहद ताकतवर राजा हुआ करता था। तो माना जा सकता है कि ये शायद नंदाज़ ने कलिंग के ऊपर हमला किया था, जिसके कारण से यहाँ उनके बारे में जो इंस्क्रिप्शन है उसमें इनकी जानकारी मिलती है। नंदाज़ के अंत के साथ साथ मौर्यन एज का स्टार्ट होता है, बट अभी हम महाजनपदाज़ के ऊपर ही रहेंगे। मौर्यन एज के बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। और जब महाजनपदाज़ इधर ग्रो कर रही थी, इधर अपने आप को, उसमें भी जब ये मगध वाला जो रीजन है ये ज़्यादा पावरफुल हो रहा था, तभी जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उधर विदेशी आक्रमणकारी भी आ चुके थे। जो एंड का जो टाइम है नंद वंश का, उस समय एलेक्जेंडर भी इंडिया पे हमला करने आया था और आप जानते हैं कि वो ब्यास रिवर तक तो पहुंचा था, पर उसके आगे बढ़ने में सफल नहीं हो पाया था या वहाँ से वो वापस चला गया था। कारण बहुत से दिए जाते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जो दिया जाता है वो ये बताया जाता है कि उसके सैनिक तब तक बेहद थक चुके थे और मगध की विशाल सेना के सामने मतलब युद्ध करने की वो आगे इच्छा बिल्कुल भी नहीं जता रहे थे, क्योंकि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उनके लिए लग रहा था कि अब इसको भी हम जीत पाएंगे। तो माना जाता है वहाँ से फिर अलेक्जेंडर की सेना वापस गई थी। ये बात तो पक्की है कि वहाँ से वापस हुई थी, बट वॉट एवर द रीजन्स वॉज, इट वॉजेंट नॉट फॉर वेरी श्योर। बहुत क्लियर वो रीजन्स को कहीं मेंशन बिल्कुल नहीं किया गया है। तो इंडिया में जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, इनमें जो दो हैं वो मेजर थे। एक थे पर्शियन और दूसरे थे ग्रीक। तो पर्शियन इन्वेजन अराउंड 550 BC के आसपास हुआ था। वहीं जब ग्रीक इन्वेजन की बात करते हैं, जो कि अलेक्जेंडर के द्वारा किया जाता है, वो होता है अराउंड 330 BC के आसपास। और जब आप ग्रीक हमलावर वापस हो जाते हैं, and in this very time period Mauryan dynasty also comes into existence. Also when Alexander entered India, he fought पोरस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम, जिसको कि वितिस्ता का युद्ध भी कहते हैं। वितिस्ता क्योंकि उस समय में झेलम को वितिस्ता के तौर पे जानते थे, हमने ये ऐसा पढ़ा है। पर जब अलेक्जेंडर वापस जाता है, जब उसकी सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है एंड अलेक्जेंडर हैज़ टू गो बैक, तो वो अपने जीते हुए राज्यों के लिए अपना एक सेनापति जिसका कि नाम था सेलिकस निकेटर, उसको भारत में उन जगहों की देखभाल के लिए छोड़ के जाता है इंडिया में। एंड सेलिकस निकेटर और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का भी युद्ध होता है। इसके बारे में आप आगे जानेंगे। ऑल्सो वन मोर थिंग टू नो इज़ कि जो झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था, ग्रीक उसको वॉर ऑफ हाइडस पास कहते हैं। ग्रीक झेलम को हाइडस पास के तौर पे मेंशन करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन में कई जगहों पे ये पूछ सकता है कि वॉर ऑफ हाइडस पास क्या था। तो वॉर ऑफ हाइडस पास था राजा पोरस और अलेक्जेंडर के बीच का युद्ध ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, या यहाँ के हिसाब से कहे तो वितिस्ता नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था उसको वितिस्ता युद्ध के तौर पे भी जानते हैं, वॉर ऑफ हाइडस पास भी जानते हैं, या वॉर ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम के पहचान के तौर पे भी जानते हैं। तो बट इसके बाद जो अलेक्जेंडर है, भले ही वो जीत जाता है, पर उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ता है। यहाँ से उसको वापस जाना पड़ता है एंड देन ही लीव्स, और वो भारत में अपना सेनापति सेलिकस निकेटर को छोड़ के वापस जाता है।